नीट 2012 का क्वेश्चन है। टू पर्सन्स ऑफ मासेस 55 kg एंड 65 kg respectively are at the opposite ends of a boat. The length of the boat is 3 meter and weighs 100 kg. The 55 kg man walks up to a 65 kg man and sits with him. If the boat is in still water, the center of mass of the system shifts by. क्वेश्चन में कहा गया है आपके पास एक 3 मीटर लॉन्ग बोट है जिसके दो एंड्स पर दो पर्सन है, जिसमें से एक का मास है 55 kg एंड दूसरे का मास आपके पास में 65 kg। साथ ही साथ जो बोट का वेट है दैट इज़ ऑल्सो 100 kg। आपसे ये पूछा गया है कि अगर ये 55 kg का पर्सन 65 kg वाले के साथ जाकर बैठ जाता है तो उस कंडीशन में बोट का सेंटर ऑफ मास कितना शिफ्ट होगा, आगे या पीछे जो भी है कितना शिफ्ट होना चाहिए। तो इनिशियली सेंटर ऑफ मास रेस्ट में था, ठीक है, मतलब इनिशियली उसकी कोई पोजीशन फिक्स थी। अब होगा क्या, यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स तो क्या है, ज़ीरो है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर ही एक पर्सन दूसरे पर्सन के पास में गया है, तो एक्सटर्नली कोई फोर्स लगा नहीं। एक्सटर्नली अगर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हुआ तो सेंटर ऑफ मास की मोशन भी इफेक्ट नहीं होगी, मतलब पहले जहाँ था वहीं पर वो पड़ा रहेगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास में शिफ्टिंग कितनी होगी, ज़ीरो, उसमें कोई शिफ्टिंग कोई मोमेंट नहीं होगी, वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा। होगा क्या इसमें कि जब ये पर्सन आगे आएगा तो बोट पीछे शिफ्ट हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास जहाँ पहले था वहीं पर पड़ा रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन भी 2012 का है, वो भी देख लेते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है व्हेन अ मास इज रोटेटिंग इन अ प्लेन अबाउट अ फिक्स्ड पॉइंट इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग। आपको ये बोला हुआ है कि एक प्लेन में एक मास है, वो एक फिक्स्ड पॉइंट, लेट्स से दिस इज द पॉइंट ओ विच इज फिक्स्ड पॉइंट, इसके अबाउट रोटेट कर रहा है, तो इसका एंगुलर मोमेंटम किधर होगा। ठीक है, तो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास होता है आर क्रॉस पी, ठीक है, या इसको हम बोल देते हैं आई ओमेगा या आर क्रॉस पी। तो जब ये पार्टिकल, जब ये मास घूमेगा तो इस डायरेक्शन में तो हो जाएगी इसकी वेलोसिटी और ये हो जाएगी इसकी रेडियस। तो जब आप आर क्रॉस पी करोगे, मतलब पी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर क्रॉस पी की जगह एम वी, ये हो जाएगा आपका एंगुलर मोमेंटम। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, आर क्रॉस वी करना है। आर क्रॉस वी आपके पास किधर आएगा, एक्सियल डायरेक्शन में, एक्सियल मतलब इस ओ के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा अपना, ए लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रोटेशन, इस डायरेक्शन में आपका एंगुलर मोमेंटम आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है a small object of uniform density rolls up a curved surface with initial velocity v. It reaches up to a maximum height of 3v square upon 4g with respect to the initial position. The object is, आपके पास चार ऑप्शन है, होलो स्फेयर, डिस्क, रिंग या सॉलिड स्फेयर। क्वेश्चन ये बोला है कि आपके पास एक कर्व्ड सरफेस है, लेट्स से दिस इज योर कर्व्ड सरफेस, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन करता हुआ, रोल्स अप बोला ना, तो रोलिंग मोशन करता हुआ कहाँ जाता है, इसके ऊपर चढ़ता है। अब इसने ये बोला है कि इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है दैट इज़ v, मास अपन m मान सकते हैं, एक बार मास ले लेते हैं m। अब इसने बोला है कि जो ये हाइट ये चढ़ता है वो हाइट कितनी है, 3v स्क्वायर अपॉन 4g। तो जिस हाइट तक ये ऊपर गया है दैट इज़ 3v स्क्वायर अपॉन 4g। आपसे पूछा है कि ये ऑब्जेक्ट कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पर हम लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन, क्योंकि ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ा है, ग्रेविटी नीचे लगेगी और ये ग्रेविटी के अगेंस्ट चढ़ा है, तो यहाँ पर कौन सा फोर्स आ गया, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि है कंजर्वेटिव फोर्स, और कंजर्वेटिव फोर्स में टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होती है। तो इनिशियली जो टोटल काइनेटिक एनर्जी थी हाईएस्ट पॉइंट पर वो क्या हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ रोलिंग मोशन है, रोलिंग मोशन है तो काइनेटिक एनर्जी एक तो ट्रांसलेशन की आएगी प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन की भी आएगी, इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्जन हो जाएगा। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का आपस में रिलेशन आ गया।
अब हमारे पास ट्रांसलेशन की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, वहीं पर रोटेशन की होती है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एम जी एच हो गया। अब आप देखिए यहाँ पर हाफ एम वी स्क्वायर में तो कोई चेंज नहीं करेंगे अपन, लेकिन यहाँ ओमेगा को हम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर लिख सकते हैं इक्वल टू एम जी एच की जगह 3v स्क्वायर अपॉन 4g। ठीक है, अब देखिए क्या कैंसिल होगा, तो हमारे पास में वी स्क्वायर तीनों का कैंसिल हो जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर हर जगह क्या हो जाएगा, कैंसिल। ठीक है, अब आपके पास में यहाँ पर 1/2 से 1/2 भी काट सकते हैं वैसे हम, ये 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर ये बचेगा 2 बचेगा। ठीक है, तो आपके पास क्या बचा, आई प्लस एम, आई अपॉन आर स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर देखिए एक जी से जी भी कट जाएगा, साथ में जी से जी भी कैंसिल। ठीक है, इक्वल टू हमारे पास बचा 3/2m, तो यहाँ से आई आ जाएगा आपके पास में, देखिए ये m इधर जाके माइनस होगा, 3/2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, हाफ m, साथ में आर स्क्वायर। अब हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होता है, अब ये हाफ एम आर स्क्वायर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है या तो सॉलिड सिलेंडर का, या तो होता है सॉलिड सिलेंडर का, या फिर होता है डिस्क का, या तो सॉलिड सिलेंडर का या फिर होता है डिस्क का। इन दोनों में से जो भी अपने पास ऑप्शन है वही अपना आंसर कंसिडर कर लिया जाएगा। ऑप्शन कौन सा है, डिस्क है, तो ये बी ऑप्शन अपना कंसिडर कर लिया जाएगा। अगर यहाँ पर सॉलिड सिलेंडर होता तो वो भी अपना आंसर मान लेते, वो भी अपना आंसर सही माना जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ रोड पी क्यू of mass m and length L is hinged at a point P. The rod is kept horizontal by a massless string tied to the point Q as shown in the figure. When the string is cut, the initial angular acceleration of the rod is. ऐसा एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, ये 2013 नीट का है, इससे पहले भी अपना एक क्वेश्चन ऐसा आ चुका है। क्वेश्चन में बोला है कि एक पी क्यू रोड है जिसका मास m है, लेंथ l है और इसको P पॉइंट से हिंज किया हुआ है, P एंड से इसको हिंज कर रखा है और Q एंड पर रस्सी बांधी गई है। जब आप इस रस्सी को कट कर देते हो, जब ये रस्सी कट जाती है तो ऑब्वियस सी बात है ये रोड क्या होगी, नीचे गिरना चाहेगी, लेकिन एक पॉइंट से हिंज होने की वजह से ये सिर्फ रोटेट होकर रह जाएगी, गिरेगी नहीं। ठीक है, तो अब आपसे पूछा है कि जब ये रोटेट होती है तो इसका एंगुलर एक्सेलरेशन, इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा। तो देखिए ये आपके पास रोड है, ये पॉइंट P है, अब ये रोटेट क्यों होती है, नीचे क्यों आती है, बिकॉज इस पे लगता है mg। mg कहाँ लगेगा, इसके सेंटर ऑफ मास पे। अब यूनिफॉर्म रोड है तो इसके सेंटर पर ही इसका सेंटर ऑफ मास हो जाएगा, मतलब लेंथ l/2 आ जाएगी। लेंथ कितनी आएगी, l/2। तो इस mg की वजह से जो टॉर्क लगेगा वो टॉर्क होगा mg l/2, और वही टॉर्क इस एक पॉइंट के अबाउट टॉर्क के इक्वल होगा, क्योंकि हिंज तो यहीं से है, इसी के अबाउट रोटेट होगी। ठीक है, तो वो टॉर्क हो जाएगा आपका आई अल्फा। आई की वैल्यू एक पॉइंट से जानने वाली एक्सिस के लिए ml² इंटू अल्फा। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आएगी। यहाँ पर m से m कैंसिल हो जाएगा, एक l से एक l कैंसिल हो जाएगा। अल्फा आपसे पूछा गया था तो अल्फा आ जाएगा 3g/2l, 3g/2l, ये आपका अल्फा आपको मिल जाएगा। तो 3g/2l ऑप्शन है अपने पास C, तो C ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कुछ नहीं करना था, टॉर्क निकालना था और उस टॉर्क को आई अल्फा के इक्वल करना था, जिससे अपना आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2014 में आया हुआ है, 2014 का क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ द एक्सेलरेशन फॉर अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m and radius r rolling down an incline of angle theta without slipping and slipping down the incline without rolling is। क्वेश्चन में ये बोला है कि आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है जो कि किसी इंक्लाइंड, जिसका इंक्लाइन एंगल है थीटा, उस पर रोलिंग मोशन करता है। अब रोलिंग मोशन विदाउट स्लीपिंग की कंडीशन में और स्लीपिंग विदाउट रोलिंग की कंडीशन में
जो इसका एक्सेलरेशन है उसका रेशियो कितना होगा। पहले तो अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, इंक्लिनेशन थीटा है, यहाँ पर स्फीयर है, मास m, रेडियस r है, ये रोलिंग मोशन करता हुआ नीचे आ रहा है। एक बार रोलिंग है बिना स्लाइडिंग के, एक बार स्लाइडिंग है बिना रोलिंग के, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्लाइडिंग विदाउट रोलिंग, स्लाइडिंग या स्लिपिंग विदाउट रोलिंग। इस कंडीशन में इस पर नीचे एक्सेलरेशन लगेगा a इक्वल टू जी साइन थीटा। तो a स्लाइडिंग विदाउट स्लिपिंग हो गया g साइन थीटा। दूसरी बात हम करते हैं रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग, रोलिंग विदाउट स्लाइडिंग बोल दो या स्लीपिंग बोल दो। इस कंडीशन में एक्सेलरेशन कितना होता है? तो इस कंडीशन में हमारे पास एक्सेलरेशन का फॉर्मूला आता है जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें किसका पूछा है? रोलिंग का रेशियो पूछा है स्लिपिंग के साथ, स्लाइडिंग के साथ, रोलिंग का स्लाइडिंग के साथ रेशियो पूछा गया है। तो ए आर अपॉन ए एस आपसे पूछा गया है। ए आर हो गया जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, अपॉन में ए एस हो गया जी साइन थीटा। जी साइन थीटा से जी साइन थीटा आपके पास हो जाएगा कैंसिल, क्या बचा आपके पास में? 1 अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा, आपके पास शेप कौन सी थी? आपके पास शेप थी सॉलिड स्फीयर। आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? सॉलिड स्फीयर। और सॉलिड स्फीयर के लिए आपके पास में के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर होता है 2/5। तो यहाँ से ए आर अपॉन ए एस आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2/5। एलसीएम लोगे तो 1 अपॉन 7/5, सॉल्व करोगे तो 5/7 आपको आंसर मिलेगा। क्या मिल जाएगा आंसर? 5/7। 5/7 अपने कौन से ऑप्शन में है? फर्स्ट ऑप्शन में। तो ए ऑप्शन ही आपका इसका सही आंसर होगा, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन आपका आंसर यहाँ पर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 में ही आया हुआ है। क्वेश्चन क्या दे रखा है? अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 50 kg, रेडियस 0.5 मीटर इज फ्री टू रोटेट अबाउट द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। A massless string is wound around the cylinder with one end attached to it and other hanging freely. Tension in the string required to produce an angular acceleration of 2 revolution per second square is. क्वेश्चन में दे रखा है एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, जिसका मास एंड रेडियस आपको गिवन है। इसमें आपको 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करना है। कैसे करना है? तो इस सिलेंडर से एक स्ट्रिंग बंधी हुई है, ये सिलेंडर है, इससे एक स्ट्रिंग बंधी हुई है। इस स्ट्रिंग में टेंशन होगी, ये सिलेंडर की रेडियस r है। इस टेंशन की वजह से ये सिलेंडर क्या होगा? रोटेट होगा। रोटेट होने पर एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट होगा। तो वो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है ये आपको बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं इस पर टॉर्क कितना लगा। इस टेंशन की वजह से ये रोटेट होगा इस डायरेक्शन में, तो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये लगा टॉर्क, ठीक है। ये लगा टेंशन, इस टेंशन की वजह से लगेगा टॉर्क, जिसकी वजह से इसमें रोटेशन होगा। मान लेते हैं एंगुलर स्पीड कितनी है? ओमेगा, और एंगुलर एक्सेलरेशन कितना है? एल्फा, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स यहाँ पर कितना हो जाएगा? टी, टेंशन जो कि रोटेट करेगी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर होगी, इक्वल टू होगा आपके पास में आई अल्फा। अब आपके पास सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर के लिए आई होता है हाफ एम आर स्क्वायर, तो टी इंटू आर इक्वल टू हाफ एम आर स्क्वायर एल्फा, ठीक है। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा बेटा? तो आपके पास आर से आर कैंसिल हो जाएगा, तो टी की वैल्यू आपको सीधी सीधी मिल जाएगी, टी इक्वल टू एम आर एल्फा बाई 2। आपके पास सारी वैल्यूज़ हैं। एम है आपके पास 50 kg, आर है 0.5 मीटर, एल्फा है 2 रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन मतलब 2 पाई से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंगल के लिए, अपॉन में कितना आ गया? 2, ठीक है। एक 2 से एक 2 कैंसिल हो गया। अब 2 इंटू 0.5 बनेगा 1, तो 1 इंटू 50 पाई ही आपका आंसर आ जाएगा। बट ऑप्शन में पाई तो है ही नहीं, तो पाई की वैल्यू रखते हैं 3.14। जैसे ही 50 से मल्टीप्लाई करोगे
ये आएगा 157 न्यूटन। तो आपको 2 रिवोल्यूशन पर सेकेंड स्क्वायर का एंगुलर एक्सेलरेशन क्रिएट करने के लिए 157 न्यूटन का टेंशन रिक्वायर्ड होगा। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा अपने पास? डी ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन और भी मज़ेदार है, 2015 का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दे रखा है 3 आइडेंटिकल स्फेरिकल शेल ईच ऑफ मास m एंड रेडियस r आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। आपको ये फिगर शो कर रखा है जिसमें 3 स्फेरिकल शेल हैं, सॉलिड स्फेयर नहीं है, स्फेरिकल शेल हैं। हर एक का मास m और रेडियस स्मॉल r है। कंसिडर एन एक्सिस x x डैश विच इज टचिंग 2 शेल्स एंड पासिंग थ्रू डायमीटर ऑफ थर्ड शेल। इन 2 शेल को तो ये एक्सिस टच करती है और तीसरे के डायमीटर से पास होती है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ दीज 3 स्फेरिकल शेल्स अबाउट x x डैश। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको अपन 1 बोल देते हैं, ये 2 एंड ये 3। अब आपके पास में I1 कितना है? तो देखिए हमारे पास में ये है एक स्फेरिकल शेल, इसके सेंटर ऑफ मास के लिए तो होता 2/3 mr²। अब ये सेंटर ऑफ मास से जा नहीं रही, ये तो इसके पैरेलल है, तो प्लस में हो जाएगा md², डी की जगह r²। तो टोटल बनेगा ये 5/3 mr²। सिमिलरली सेकंड के लिए भी 5/3 mr² होगा, जबकि जो थर्ड है उसके तो डायमीटर से जाती है, तो उसके लिए कितना चलेगा? 2/3 mr² ही चलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपका आंसर मिला 5/3 mr² प्लस 5/3 mr² प्लस 2/3 mr²। एलसीएम अपने पास 3 का आ ही जाएगा। 5 + 5 + 2 टोटल हो गया 12 mr²। तो ये बनेगा आपके पास में 4 mr²। 4 mr² मतलब ऑप्शन आ गया अपना बी, सेकंड ऑप्शन इसमें राइट आंसर बनेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2015 में ही आया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है ऐसा एक क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, वापस देख लेते हैं। अ मास m moves in a circle on a smooth horizontal plane with velocity v0 at a radius r0, जैसा कि डायग्राम में शो कर रखा है। The mass is attached to a string which passes through a smooth hole in a plane as shown. The tension in the string is increased gradually and finally m moves in a circle of radius r0 upon 2. The final value of kinetic energy is। क्वेश्चन में आपको ये बोला गया है कि आपके पास m मास है जो कि एक सर्कल पर स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखा हुआ है और v0 वेलोसिटी से r0 रेडियस में मोशन कर रहा है। अब यहाँ पर टेबल पे एक छोटा सा होल है जिससे आपके पास इस स्ट्रिंग में टेंशन को बढ़ाया गया है। टेंशन बढ़ाओगे जिसकी वजह से रेडियस क्या हो जाएगी? कम होते होते r0/2 हो जाएगी। टेंशन को ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे बढ़ाया गया है, मतलब एक्सटर्नली कोई फोर्स नहीं है। तो फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी ये आपसे पूछा गया है। तो जब आपने एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया तो एक्सटर्नल टॉर्क भी नहीं होगा। टॉर्क नहीं होगा तो जितना एंगुलर मोमेंटम पहले था उतना ही एंगुलर मोमेंटम बाद में भी होना चाहिए। ठीक है, पहले आपके पास मास m1 की जगह m था, वेलोसिटी v थी, ठीक है, v0 थी और रेडियस थी r0। बाद में मास में कोई चेंज नहीं हुआ, वेलोसिटी का पता नहीं कितनी हो गई, r0 की जगह रेडियस हो गई r0/2। क्या क्या कट रहा है बेटा? m से m गया, r0 से r0 गया, यहाँ से आपके पास में v आ जाएगा v0 × 2 मतलब 2v0, ये आ गया आपके पास v। अब अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी देखी जाए, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ mv0²। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी? हाफ mv²। v की जगह हमारे पास है 2v0, तो 2v0 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 4mv0²/2। तो फाइनली आपको आंसर क्या मिल जाएगा? k फाइनल = 2mv0²। आपसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी ही पूछी थी, यही पूछा गया था कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी बताओ। द फाइनल वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा? 2mv0²। मतलब ऑप्शन आ गया आपके पास फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन आपका राइट आंसर यहाँ पर बनता है।
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ रॉड ऑफ वेट W is supported by two parallel knife edges A and B and is in equilibrium in a horizontal position. The knives are at a distance d from each other. The center of mass of the rod is at distance x from A. The normal reaction on A is. क्वेश्चन में आपको बोला गया है आपके पास एक रोड है, इस रोड को दो नाइफ एजेस ए और बी पर टिकाया गया है इस टाइप से। ऑब्वियस सी बात है, नाइफ एज इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, एक तो नॉर्मल फोर्स ए की वजह से एन ए और दूसरा बी की वजह से एन बी, और इसका वेट आएगा ठीक बीच में डब्ल्यू। ठीक है, अब आपसे क्या बोला गया है? आपसे बोला गया है कि नाइफ एजेस जो हैं वो एक दूसरे से स्मॉल डी डिस्टेंस पर है। कितने डिस्टेंस पर है? स्मॉल डी डिस्टेंस पर। ये टोटल डिस्टेंस कितनी है? स्मॉल डी। वहीं पर सेंटर ऑफ मास कितना है? एक्स डिस्टेंस है रोड ए से। सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एक्स डिस्टेंस है ए से, तो ये हो गया एक्स। ऑब्वियस सी बात है, ये कितना बचा? डी माइनस एक्स। आपसे ही पूछा गया है नॉर्मल रिएक्शन ऑन ए कितना होगा, ए पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा, ये आपसे पूछा गया। तो एक काम करते हैं, हम इस बी के अबाउट टोटल टॉर्क निकाल लेते हैं। अब रोड जो है वो रोटेशनल मोशन तो कर नहीं रही, तो टोटल टॉर्क तो ज़ीरो होना चाहिए। अब ज़ीरो होने का मतलब जितना टॉर्क क्लॉकवाइज होगा उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, सो अबाउट पॉइंट बी जितना टॉर्क क्लॉकवाइज उतना ही टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज, तभी तो इक्वल होगा, तभी तो ज़ीरो हो पाएगा। अब क्लॉकवाइज कौन रोटेट करेगा? तो देखिए, ये एन बी है, ये बी पॉइंट है। बी पॉइंट के लिए जो एन ए है वो तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, और डब्ल्यू जो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। ठीक है, वेट एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो इसकी वजह से जितना क्लॉकवाइज है उतना ही एंटी क्लॉकवाइज करने के लिए क्लॉकवाइज कौन सा? एन ए लगाएगा। कितने डिस्टेंस से? तो टोटल डी डिस्टेंस से। और एंटी क्लॉकवाइज कौन लगाएगा? डब्ल्यू लगाएगा। कितने डिस्टेंस से? डी माइनस एक्स डिस्टेंस से। तो आपके पास हो गया एन ए इंटू डी इक्वल टू डब्ल्यू डी माइनस एक्स। आपको तो एन ए पूछा गया था, नॉर्मल अप्लाइड बाय ए, तो डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन में डी, डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन में डी। ये आपके पास में नॉर्मल फोर्स होगा पॉइंट ए पर, डब्ल्यू डी माइनस एक्स अपॉन डी। मतलब ऑप्शन आ गया अपने पास बी, सेकंड ऑप्शन अपना इसमें राइट आंसर बन गया है। ठीक है, तो ये आपसे क्वेश्चन आपने पूछा गया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी 2015 का है। इसमें आपसे कहा गया है आपके पास ए फोर्स F इक्वल टू एल्फा आई प्लस 3J प्लस 6K is acting at a point r vector equal to 2I minus 6J minus 12K. The value of alpha for which angular momentum about origin is conserved. एंगुलर मोमेंटम क्या हो? कंजर्व हो। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब जो नेट टॉर्क होगा आपके पास, वो नेट टॉर्क कितना आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होने का मतलब नेट फोर्स कितना आ जाए आपके पास, नेट टॉर्क कितना आ जाए आपके पास? ज़ीरो आ जाए। ठीक है, तो टॉर्क होता है हमारे पास आर क्रॉस एफ, इसको आपको क्या करना है? ज़ीरो करना है। तो आर क्रॉस एफ तो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते हैं। आई जे के पहले आर, आर मतलब 2 माइनस 6 माइनस 12, एल्फा 3 6। ठीक है, इसको आपको करना है ज़ीरो। यहाँ से आपको एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये बना आई केप माइनस 6 माइनस 12 3 6 माइनस जे केप, ये बना आपके पास में 2 एल्फा माइनस 12 6। ठीक है, एंड प्लस में के केप आगे आ गया 2 माइनस 6 एल्फा 3 इक्वल में क्या बना आपके पास? ज़ीरो। ठीक है, तो ये बना 0I प्लस 0J प्लस 0K। इसको अपन सॉल्व करते हैं, तो ये बनेगा माइनस 6 इंटू 6 माइनस 36 और ये प्लस 36। ठीक है, तो आई केप माइनस 36 माइनस माइनस प्लस 36 माइनस जे केप, ये बना 12 माइनस 12 एल्फा, सॉरी प्लस 12 एल्फा, ये बना प्लस का के 6 और माइनस माइनस प्लस 6 एल्फा।
अब ऑब्वियस सी बात है, आप कंपेयर करोगे आई वाले को आई से, जे वाले को जे से, के वाले को के से। आई वाले को कंपेयर करोगे तो -36 + 36 0 बन रहा है, हो गया कंपेयर। जे वाले को कंपेयर करते हैं, जे वाले को कंपेयर करोगे तो 12 + 12 अल्फ़ा = 0 है, इसका मतलब 12 अल्फ़ा = -12, तो अल्फ़ा आ जाएगा आपके पास -1। ऐसे के को कंपेयर करोगे तो 6 + 6 अल्फ़ा = 0 है, तो 6 अल्फ़ा = -6, अल्फ़ा आ जाएगा -1। तो -1 आपका आंसर यहाँ बन रहा है, मतलब ऑप्शन सी आपका। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपको गिवन है एन ऑटोमोबाइल मूव्स ऑन अ रोड विद अ स्पीड ऑफ 54 km/h. The radius of its wheel is 0.45 meter and the moment of inertia of the wheel about its axis of rotation is 3 kg/m². If the vehicle is brought to rest in 15 seconds, the magnitude of average torque transmitted by its brakes to the wheel is. क्वेश्चन में बोला है एक ऑटोमोबाइल है जो कि सड़क पर मोशन में है, जिसकी इनिशियल स्पीड है 54 km/h. इसके टायर्स की जो रेडियस है दैट इज़ 0.45 मीटर एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसके व्हील्स का है दैट इज़ 3 kg/m². अगर 15 सेकंड में व्हीकल को रेस्ट में ले आया जाए, मतलब रोक लिया जाए, देन एवरेज टॉर्क कितना लगेगा ये आपसे पूछा है. सो टॉर्क इज इक्वल टू आई एल्फा. ओके, अब एल्फा को हम लिख सकते हैं एक्सेलरेशन अपॉन रेडियस A/R. अब हमारे पास अगर A हो तो हम इसकी वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो A इज इक्वल टू V - U/T. बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन A इज इक्वल टू V - U/T. अब यहाँ पर आपके पास लास्ट में जो व्हीकल है उसको रेस्ट में लाना है, मतलब V तो हो जाएगा 0. U दे रखा है 54 km/h, जिसको अपन मीटर/सेकंड में कन्वर्ट कर सकते हैं. टाइम भी गिवन है और साथ साथ आपको I एंड R भी गिवन है. ठीक है, तो सबकी बस वैल्यूज़ रखनी है. तो U हमारे पास है 54 km/h, जिसको अपन कन्वर्ट करेंगे मीटर/सेकंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करके, ये आ जाएगा 15 मीटर/सेकंड. टाइम आपके पास दे रखा है 15 सेकेंड्स. V आपको दे रखा है 0, लास्ट में रेस्ट में लाना है. उसके अलावा I दे रखा है आपको 3 kg/m² एंड R की वैल्यू है 0.45 मीटर. बस सबकी वैल्यू आपको भी यहाँ पर पुट करनी है. सो टो इज इक्वल टू IA/R. I की वैल्यू है 3, A की वैल्यू हो जाएगी V - U/T. V मतलब 0, -U की वैल्यू 15, T की वैल्यू भी 15, R की वैल्यू है 0.45. ठीक है, तो ये आपके पास बना -3 × 15 0.45 × 15. अब यहाँ पर 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा एंड ये आपको मिलेगा -300/45. आप 15 से इसको काट सकते हो. जैसे ही 15 से कट करोगे ये बनेगा 20/3, या इसकी वैल्यू आ जाएगी -6.66 मीटर. सॉरी, हाँ एक सेकेंड, हाँ -6.66. ठीक है, ये आपको मिल जाएगा टॉर्क -6.66 न्यूटन मीटर. ये आपको आंसर मिलेगा. अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 6.66. आपको सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछा था. ठीक है, आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क. तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 6.66 न्यूटन मीटर या kg/m²/s². ठीक है, तो इस टाइप से आपको टॉर्क कैलकुलेट करना था. नेक्स्ट क्वेश्चन में 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, उसमें क्या पूछा गया देखिए. पॉइंट मासेस M1 एंड M2 आर प्लेस्ड एट द ऑपोजिट एंड्स ऑफ अ रिजिड रोड ऑफ लेंथ L एंड नेग्लिजिबल मास. द रोड इज टू बी सेट rotating about an axis perpendicular to it. The position of point P on this road through which the axis should pass so that the work required to set the road rotating with angular speed omega naught is minimum is given by. क्वेश्चन में क्या दे रखा है? दो पॉइंट मासेज हैं M1 और M2, जिसको एक नेग्लिजिबल मास और L लेंथ की रोड के ऑपोजिट एंड्स पर रखा गया है. अब इस रोड को अपनी परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट ओमेगा नॉट स्पीड से
ओमेगा नॉट एंगुलर स्पीड से रोटेट करने के लिए छोड़ा गया है, मतलब ये रोटेट कर सकती है। आपसे पूछा गया है द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी, जहाँ पर ये जो एक्सिस है ये पास हो, उस एक्सिस पर एक पॉइंट है पी, उस पॉइंट पी की आपको लोकेशन पूछी गई है, जिसके लिए रोटेशन में वर्क जो होगा, वर्क डन जो होगा वो आपको कैसा चाहिए हो, मिनिमम चाहिए हो। वर्क रिक्वायर्ड टू सेट द रोड रोटेटिंग विद एंगुलर स्पीड ओमेगा नॉट इज मिनिमम, वर्क डन मिनिमम हो। तो देखो इसको कैसे करना है, तो पहले तो हम वर्क डन निकालते हैं। वर्क डन क्या होगा, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, वर्क डन इज इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ दो मासेज हैं m1 और m2, m1 की p से डिस्टेंस x है और m2 की है l माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा हाफ i1 प्लस i2 ओमेगा नॉट स्क्वायर, क्योंकि एंगुलर स्पीड कितनी है, ओमेगा नॉट है। i1 की वैल्यू हो जाएगी m1 एक्स स्क्वायर और i2 की वैल्यू हो जाएगी m2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इंटू में ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये तो हो गया वर्क डन। अब आपको क्या चाहिए, इस पॉइंट P की लोकेशन चाहिए जिसके लिए वर्क डन मिनिमम हो। मतलब अगर आपको वर्क डन मिनिमम निकालना है और पोजीशन की रेस्पेक्ट में निकालना है, ठीक है, तो अपन को dw/dx को ज़ीरो करना पड़ेगा। मतलब वर्क डन विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस कितना आ जाए, ज़ीरो आ जाए, तो वहाँ से आपके पास में मिनिमम वर्क डन के लिए लोकेशन भी पता चल जाएगी। तो अपने को क्या करना है, dw/dx कैलकुलेट करना है। तो dw/dx आपके पास देखो, उसको आपको कैलकुलेट करके किसके इक्वल करना है, ज़ीरो के इक्वल, जिससे आपके पास में जो वर्क डन होगा वो मिनिमम फाइंड आउट हो जाएगा। और मिनिमम फाइंड आउट होने के लिए पोजीशन जो चाहिए उसकी वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देते हैं फॉर वर्क डन टू बी मिनिमम, w मिनिमम होने के लिए dw/dx क्या होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। ठीक है, तो अब चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करते हैं। dw/dx मतलब d/dx ऑफ हाफ m1 एक्स स्क्वायर प्लस m2 l माइनस एक्स का होल स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर। ठीक है, ये होगा, इसको आपको क्या करना है, ज़ीरो करना है। ठीक है, तो अब ओमेगा नॉट तो कांस्टेंट है, हाफ वैसे कांस्टेंट है, तो हमें इस ब्रैकेटेड टर्म का डिफ्रेंशिएशन करना है। तो ये हो जाएगा आपके पास 2m1x प्लस 2m2 माइनस l माइनस एक्स इक्वल में ज़ीरो। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 2m1x माइनस 2m2 l माइनस एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो अब देखिए ये 2m1x आपको मिलेगा 2m2 l माइनस एक्स के इक्वल। यहाँ पर आप दोनों साइड 2 से 2 कैंसिल कर दोगे, तो आपके पास आएगा m1x इक्वल टू m2l प्लस माइनस m2l माइनस m2x। x वाली टर्म एक साइड लाओगे तो m1 प्लस m2 इक्वल टू m2l, सो x इक्वल आ जाएगा m2l अपॉन m1 प्लस m2 के। x इज इक्वल टू m2l अपॉन m1 प्लस m2। तो अगर पॉइंट P इस लोकेशन पर होता है, मतलब ये जो x आपको दे रखा है क्वेश्चन में, इस x की वैल्यू आती है m2l अपॉन m1 प्लस m2, तो आपका वर्क डन कैसा होगा, मिनिमम होगा। जो आपको वर्क डन मिनिमम चाहिए वो आ जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है बेटा, सेकंड ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है ए यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस 50 सेंटीमीटर एट रेस्ट इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड passes through its center. It is subjected to a torque which produces a constant angular acceleration of 2 radian per second square. Its net acceleration in meter per second square at the end of 2 seconds. Net acceleration पूछा है, a की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जो कि किसके इक्वल होगा वो आपसे पूछा है, उसकी वैल्यू आपसे पूछी गई है। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पर जो डिस्क है वो सर्कुलर मोशन कर रही है, तो उसके ऊपर दो एक्सेलरेशन होंगे। पहला होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन विच इज़ इक्वल टू एल्फा आर। एल्फा आपको कितना दे रखा है, 2, एंड आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 50 सेंटीमीटर को मीटर में 0.5 लिखेंगे,
तो ये आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरा आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, जो कि होगा ओमेगा स्क्वायर आर के इक्वल। अच्छा, ओमेगा होगा ओमेगा नॉट प्लस एल्फा टी, यहाँ पर होल स्क्वायर इंटू आर। अब ओमेगा नॉट इनिशियली तो आपके पास में क्या था, फोर्स अप्लाई होना शुरू हुआ है और इनिशियली वो किस में होगा, रेस्ट में, तो ओमेगा नॉट भी होगा 0। तो आपके पास AC मिलेगा एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर, एल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर आर। अब एल्फा की वैल्यू भी है, टी की वैल्यू भी है और आर की वैल्यू भी है। तो AC आपको मिल जाएगा, एल्फा मतलब 2 का स्क्वायर, टाइम था 2 सेकेंड, उसका स्क्वायर, आर की वैल्यू 0.5, तो ये बन जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा गया था, आपसे पूछा गया था नेट एक्सेलरेशन। नेट एक्सेलरेशन A जो होता है दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, मतलब 8 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा रूट में 65, जो कि लगभग आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। तो अप्रोक्सीमेटली ही पूछा था आपसे, क्वेश्चन में भी क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेटली, तो 8 इसका आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन होगा C।